दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बात बहुत तेज होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी की पॉलिसी के अनुसार देश का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसकी उम्र 75 साल से कम हो। जिस वजह से लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहते हुए भी बीजेपी के जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बने। और आपको बता दें कि हमारे देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की उम्र अगले साल 74 वर्ष पूरी हो रही है। ऐसे में बीजेपी खेमे हर आम लोगों के बीच ये बात लगातार सुनने को मिल रही है कि क्या अगले बार भी बीजेपी की पॉलिसी को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश के अगले प्राइम मिनिस्टर किसे बनना चाहिए? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही, या पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके एस जयशंकर को? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एस जयशंकर वही शख्स हैं जिसका लोहा आज भारत समेत पूरी दुनिया मान रही है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों बीजेपी के अगले प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर ही होने वाले हैं, और क्यों लगभग तय हो चुका है कि एस जयशंकर ही होंगे हमारे अगले प्रधानमंत्री। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो को लाइक करके वीडियो शुरू करते हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला दे कि एस जयशंकर कोई और नहीं बल्कि इस समय के देश के विदेश मंत्री हैं। आज भले ही ये राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और इसके बाद भी वो इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, ये सवाल समझना जरूरी है, जिसका अगर एक लाइन में जवाब दे तो ये एस जयशंकर 2014 के सरकार से ही देश की फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए थे। यानी वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि एक सरकारी नौकरी होती है। इन सब की शुरुआत को समझने के लिए आइए जानते हैं एस जयशंकर की पूरी कहानी। दरअसल एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और उसके बाद पीएचडी। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस समय जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता था, इसीलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। इसके बाद 1981 से लेके 1985 तक वो विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 के बीच वो अमेरिका में भारत के पहले सचिव रहे। उसके बाद जब वो भारत लौटे तो पूर्वी यूरोप के मामलों को देखते रहे। 1996 से 2000 तक टोक्यो चले गए और फिर आखिरकार दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद वो भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिका विभाग देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेजा गया। फिर 2009 से 2013 तक वो चीन में भारत के राजदूत रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर उस देश में रहकर काम किया है जिसकी आज ग्लोबल डोमिनेंस है। इसलिए ये सारे देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा साइंड भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में मेन अहम रोल निभाया था। इसके अलावा आप देखते ही होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चीन और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का काम किया है। उसी के बदौलत आज भी चाइना जैसा देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। आपको बता दें कि ऐसा जयशंकर इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि चीन में देश के लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर को विदेश सचिव के रूप में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था और उन्होंने ही बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए झगड़े को खत्म किया। जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब अगर बात करें मोदी सरकार में जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके के मुरीद हैं। जयशंकर और मोदी की जान पहचान उनके पीएम बनने से भी पहले से है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआत में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल शुरू किया। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया। उसके बाद वो श्रीलंका और भूटान भी गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा कर संबंधों को नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाया गया, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में उसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर खुद ही उन देशों का दौरा करके आए और उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, उसमें कोई दखल न दे। जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटाने में मदद की है। अब अगर एक और पहलू की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में विदेश मंत्रालय का कोई
कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को देश नीति से जोड़कर इसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी है। मोदी सरकार के विदेश नीति का ही परिणाम है कि एक और हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे हैं, उन दोनों के साथ एक ही समय में संबंध रखते हैं। तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे बैलेंस करके चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इन फॉरेन पॉलिसीज पर रिसर्च कर रही है। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जयशंकर ही है। इसके अलावा पिछले दिनों अपने एक बयान के कारण पूरी चीनी मीडिया में छा जाने वाले जयशंकर अपने इसी क्लियर और अटैकिंग रवैये के कारण आज अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि आज इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले सालों में अगर देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो शायद भारत की तस्वीर और बदल जाए। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ऐसी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।